अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जुग्राफियाई सूरत हाल, मौसम और माहौल हर चीज़ इंसानी शख्सियत पर असरअंदाज होती है। मैदानों, पहाड़ों और सहराओं के रहने वालों की ना सिर्फ बूदोबाश एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, बल्कि उनका रहन सहन, उनके पहनावे, तर्ज़ तामीर, रवैये, यहाँ तक कि हर चीज़ में एक दूसरे से तज़ाद पाया जाता है। और यही इस आलम रंगो बू की खूबसूरती भी है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दहाइयों में पंजाब भर में, बिलखसूस लाहौर में बहुत सी जुग्राफियाई तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं, जिसमें सनतों का क़याम, गाड़ियों में बेपनाह इजाफ़ा, रिहायशी कॉलोनीज़ में इजाफ़ा, दरख्तों की कटाई, क्या क्या कुछ इस शहर बेमिसाल ने न देखा, जिसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता चंद बरसों से मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही यहाँ स्मोग ने डेरे जमाना शुरू कर दिए। ये स्मोग क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके माखज़ क्या हैं, अपने आज के प्रोग्राम में हम इन सब का अहाता करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे मुतल्लिका इदारों से भी। तो रहिएगा आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि मिलने वाली हैं आपको बहुत सी मालूमात जिनका ताल्लुक़ है हमारे मुस्तक़बिल से बराह रास्त। 26 जुलाई 1943 को लॉस एंजल्स टाइम्स में अमेरिका में पहली मर्तबा स्मोक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। सनती इनकलाब के बाद जब यूरोप और अमेरिका में आलूदगी की वजह से धुएं के बादल मंडलाने लगे, उस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया कि शायद जापान ने कीमियाई हथियारों से हमला कर दिया है। अमेरिका के बाद स्मोक की दूसरी बड़ी लहर हमें इंग्लिस्तान में दिखाई देती है, जब 5 दिसंबर 1952 में एक रोज़ लंदन में लोग सुबह सवेरे बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर काले बादलों की जद में है। इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इस स्मोक की वजह से लंदन की समाजी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रुक गई। फ़्लाइट्स मनसूख हो गईं, ट्रेनें मुअत्तल हो गईं, शॉपिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए, दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी दे दी गई, लोगों ने घरों से निकलना तर्क कर दिया। यहाँ तक कि हर तरफ सन्नाटा छा गया और इस सन्नाटे को एम्बुलेंसेस की आवाज़ें चीरती रहीं। इस सारी सूरत हाल के बाद माहौलियात की जानिब से एक तहकीकाती टीम मुरतब की गई, जिसने 5 से 9 दिसंबर के दरमियान होने वाली आलूदगी का जायज़ा लिया। और तहकीकात से ये बात सामने आई कि इस सारे अरसे में रोज़ाना की बुनियाद पर लंदन की फ़िज़ाओं में 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स पैदा हो रहे थे, जिनमें 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 40 टन फ्लोरीन कंपाउंड और 370 टन सल्फ़र डाइऑक्साइड फ़िज़ा में शामिल हो रहे थे, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। माहिरीन माहौलियात ने स्मोक की तशख़ीस कर ली थी, अब उसके इलाज की बारी थी। सर डेविड गिरॉल्ड, जो अपने वक्त के बहुत बड़े बिजनेसमैन और कारखानादार थे और 1950 में नए नए सियासत में आए थे और अजीम स्मोग ऑफ लंदन के दिनों में वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे, उन्होंने इस जिम्मेदारी का बेड़ा अपने सर उठाया। उन्होंने माहिरीन के साथ मिल के इसके इलाज के लिए बहुत से अमूर अंजाम दिए और 1956 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक क्लीन एयर एक्ट भी पेश किया, जिसे 5 जुलाई 1956 में मंजूर कर लिया गया। इन इस्लाहात की मंजूरी के बाद लंदन हुकूमत ने इस पर अमल दरामद का आगाज़ किया और महज 4 साल के अरसे में 1960 तक लंदन की फ़िज़ा स्मोक फ्री हो गई। ये कानून इस कदर मुकम्मल और सख्त था कि सर डेविड गिराल्ड को भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। अब हम आते हैं ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन से ग्रेट स्मोग ऑफ लाहौर की जानिब, जो गुज़िश्ता 3 से 4 अरसे से शदीद स्मोक का शिकार चला आ रहा है। ये फ़िज़ा कितनी मुज़र सेहत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दिन में अगर 50 सिगरेट्स पिए जाएं तो उससे जिस कदर हमारे फेफड़े मुतासिर होते हैं, उसी कदर लाहौर की फ़िज़ा में एक दिन सांस लेने से हमारे फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं। इससे
बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं, लाखों अफराद इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं या अमवात का शिकार हो रहे हैं। ये स्मोक कहाँ से आ रही है और इससे बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, यही आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू भी है। कामयाबी हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तरक्की करना नहायत ज़रूरी है और पंजाब में ख़ास तौर से लाहौर में गुज़िश्ता 3 से 4 दहाइयों में बहुत ही तरक्याती काम अंजाम दिए गए, लेकिन इसका खुमियाजा स्मोक की सूरत में आज हम भुगत रहे हैं। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आजकल जो हॉट टॉपिक है वो ये स्मोक के बारे में कि स्मोक का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से सांस की मुख्तलिफ बीमारियां फैली जा रही हैं। छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया गया है, ऑफिस में, स्कूल्स के अंदर भी। मेरा सिर्फ एक कंसर्न ये है कि जो मैं एज आ कानूनदान भी एक बात कहता हूँ, दूसरी बात भी ये कहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज अ कौम हमको इस चीज़ को समझना होगा कि हमने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को या ख़ुद अपने आप को भी एक बेहतर माहौल देना है। उस बेहतर माहौल को देने के लिए आपको कुछ इकदाम उठाने हैं। क्या हम वो इकदाम उठा रहे हैं? अगर हम आज से भी उठाना शुरू करें, अगर हमें 10-15 साल चाहिए उसको ठीक करने के लिए। छुट्टियां दे देना, ना दे देना, अगर हम काम नहीं करेंगे आगे हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं। हम इससे मज़ीद पीछे चले जाएंगे। लेकिन इससे बेहतर हाल ये है कि आज से हम कोशिश करें, अपने आप को भी बचाएं, आने वाली नस्लों को भी बचाएं। इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आज से कोई 2 माह 3 माह की बात नहीं, कोई 2 साल की बात है। पहले लाहौर जो था ना वो नहीं है। अब लाहौर में गंदगी और गाड़ियों का धुआं, और ये लाहौर अब तो समझ लो बस अल्लाह रहम करे तो 1 साल चल जाएगा, अल्लाह ना रहम करे। ये इतनी पब्लिक ये पार्कों में आती है सिर्फ स्मोक से बचने के लिए। हमारे घर के अंदर बार बार रोड के ऊपर ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दबाव है कि आप उस ट्रैफिक के अलावा पैदल नहीं चल सकते। स्मोक का ये, सुबह आप आएँ तो आँख में खुद आँखों में ना हल्की सी मिर्चें, जैसे आँखों को मिर्चें लग रही हैं। तो ये तो बस कभी कोरोना आ गया, कभी ये डेंगू आ गया, अभी ये स्मोक आ गया। अब स्मोक से बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते। ये लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं इतना उसमें से धुआं निकलता है, उसको रोकें। स्मोक का मफहूम का अब ये तो नहीं है स्कूल बंद कर दिए, दफ्तर बंद कर दिए, तो फिर सब कुछ कर दे बंद। अगर सब कुछ बंद हो गया तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएँ पिएंगे, बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे। बलुस्तान से कोयटा लोरलाई एक सिटी हमारा, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पे अगर देख लिए स्मोक का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ आया लाहौर तो मैंने बड़ा स्मोक और इस तरह की बीमारियाँ, गले वगैरह की बीमारियाँ स्मोक की वजह से, ये स्मोक की वजह से क्या, किसकी वजह से बोलती है, पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। तो ये है कि स्मोक अगर मैं देख लूँ तो यहाँ हमारे लाहौर में ज़्यादा बीमारियाँ किस वजह से फैली हुई इस टाइम, स्मोक की वजह से। नाज़रीन, क्या ही हुस्न इत्तफ़ाक है कि हम जिस मौजू पर आज बात करने जा रहे थे, यहाँ पर हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले जो इसी स्मोक के हवाले से रिसर्च भी कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनकी तहकीक क्या कहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी तहकीक के मुताबिक जो है ना, जो ये स्मॉग है ये विंटर स्मॉग है। ये विंटर स्मॉग कॉज होती है 2-3 वजूहात से। मेजर जो है हमारे पास वो मेट्रोलॉजी है। हमारी मेट्रोलॉजी जो हमारी इस रीजन की है ना, वो काफ़ी पोल्यूशन को जनरल डिटेक्शन के लिए काम आती है। बाकी हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना बहुत बढ़ती जा रही है और इसके मसले होते हैं। और दूसरे भी हैं कि हमारी जो है ना ये कुछ ट्रांस बाउंड्री भी होती है। एग्रीकल्चर फायर मिशंस जो होती है ना, वो भी मेजर कॉज करती हैं। 2 हम मेजर सीजन्स फाइट किए हैं। एक सीज़न होता है जब मैक्सिमम एग्रीकल्चर बर्निंग होती है इस रीजन के अंदर, तब फॉग आती है लेट अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक। ये एक पीरियड होता है और दूसरा पीरियड होता है दिसंबर के अंदर। वो मेजर मेट्रोलॉजी की वजह से होता है कॉज। और पाकिस्तान में बड़ा मसला हमें क्या फेस कर रहे हैं कि कोई मॉनिटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। मॉनिटरिंग का नुकसान क्या है? अगर मैंने किसी मिनिस्टर से बात करनी है कि पॉलिसी चेंज करे, हमारे पास कौन सा डेटा है कि उन्होंने कुछ कर लिया? अब ये स्मॉग पॉलिसी आई है, कोई मॉनिटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या उन्होंने जो असर किए हैं क्या वो कामयाब थे, क्या वो फ़ायदेमंद थे? किसी को नहीं पता कि पोल्यूशन और स्मॉग जो है ना मेजर कॉजेज़ कई डिफरेंट वजह से होती हैं। एक होती हैं डायरेक्ट एमिशंस होती हैं, एक होती हैं सेकेंडरी एमिशंस होती हैं। जो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है वगैरह उसकी वजह से सेकेंडरी एमिशंस प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई डायरेक्ट कॉज होता भी नहीं है। इंडस्ट्री की एमिशंस हो और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री की एमिशंस हो, केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं जो हम देख सकते नहीं हैं। और कहाँ पे इफेक्ट करती है, किन्हें इफेक्ट करती है, वो डिफरेंट है। मेजर स्टडीज़ ने जो रिजल्ट्स दिए हैं, चिल्ड्रन बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है, हैवी व्हीकल्स।
اس کا افیکٹ باہر بھی ہوتا ہے. پولوشن جو ہے نا بارڈر سے لمٹ نہیں ہوتی ہے, نہ ہی جہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے وہاں اس کے افیکٹ ہوتے ہیں, اس کے دور بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اس میں جو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ اسموک ان کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے, اس سے سانس کی تکالیف سب سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو جب تک لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی تو وہ ہاسپٹلس پہ میرا نہیں خیال اس حوالے سے اسموک کے حوالے سے جانا گوارا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پہلا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے تھرو کمرشلز, تھرو سوشل میڈیا کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے, اور اس حوالے سے شاید اب کوششیں شروع کی گئی ہیں, لیکن ایک عام آدمی کا ابھی بھی یہ مسئلہ نہیں ہے. تو ہیلتھ پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ آپ کو تکالیف اس سے ہو سکتی ہیں, جس کا اب تک ایک عام آدمی کو نہیں پتہ. آپ اکثر دیکھ لیں اسموک ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ماسک یوز کرتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم لاہور کاسموپولیٹن کلب میں موجود ہیں اور یہاں پر بہت سے معززین شہر بھی موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسموک کی کازز کے حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور اس کے حل کے لیے ان کے پاس کیا سجیشنز موجود ہیں, یا عوام کو وہ کیا اوپینین دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی میڈم, اس سال جب پاکستان میں نے وزٹ کیا ہے تو اسموک جو ہے اس کو پہلے سے زیادہ پایا ہے اور فیل بھی ہوا. اور ابھی ہم کل ہی ناردرن ایریا سے واپس آئے ہیں, ناران کاغان کی طرف سے. تو جاتے ہوئے بچوں نے چیک کیا کہ ایبٹ آباد اور مانسیرا اس ماہ میں اسموک جو ہے وہ انڈیکس جو ہے وہ بالکل یعنی 20-30 کے قریب تھا, جو کہ اٹ واز سرپرائزنگ فار می کہ یہ تو جیسے یورپین کوئی یورپ کا کوئی شہر ہو اس طرح ہو. باقی جو ہے لاہور ہے وہ تو فضائی آلودگی جو ہے وہ تو اخیر پہ پہنچی ہوئی ہے. اس سم ویئر مور دین 400. اسماگ جو ہے اس کا تعلق تو انوائرمنٹل پولوشن سے ہے, اور انوائرمنٹل پولوشن آپ دیکھیں کہ جی جس طرح آپ کی ہیپ ہیزرڈ سٹیز کی گروتھ ہو رہی ہے, ان پلانڈ گروتھ ہے, اور اس کے ساتھ ہی جس طرح جو وہیکلز کی تعداد ہے وہ بھی دن بدن بڑھ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے رویے ہیں کہ ہم انرجی ایفیشنسی کی طرف جو ہے ہماری اس طرح توجہ نہیں ہے جس طرح کہ دوسرے ممالک جو ہے اس کو کر رہے ہیں. تو یہ تو جو ایفرٹ ہے اسموک کو کنٹرول کرنے کی, یہ تو ایک کلیکٹیو بیہیویئر سے آنی ہے. وہ اس میں عوام نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس میں گورنمنٹ کی ایجنسیز نے بھی, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے بھی, یہ سب نے مل جل کے ایک رویہ ڈیولپ کرنا ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں, کلائمیٹ جو اسپیسیفک آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جس طرح آپ کا لاہور ہے, اس میں سردیوں کے موسم میں آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ, اور آپ کے جو اس میں ویپرز جو ہیں, ایئر ویپرز جو ہیں, اس کے لحاظ سے آپ کا جو سیمی اربن ایریا ہے وہاں پہ آپ کی جو ایگریکلچر پریکٹسز ہیں, ان سب کو آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس پہ کام کرنا پڑے گا, تب جا کے یہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر اس کو آپ ابھی کوئی میئر نہیں لیتے تو مستقبل میں تو یہ ایگراویٹ کرے گا اور سیریس اس کی امپلیکیشن ہوگی. جو ایک اندر امپورٹنٹ ہے اسپیکٹ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے شہروں کے نزدیک انڈسٹریل یونٹس بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اور آبادیوں میں ہیں لوکیٹڈ, وہ ٹائر جلاتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, یہ سیریس ایشو ہے. مطلب ان مہینوں میں تو چلیں اسموک کا ایک آتا ہے پہلو, ادروائز وہ کانسٹنٹ جو ہے نا وہ سورس آف پولوشن ہے, اور اس کے نیئر بائی جو بھی رہتا ہے وہ سارے بیچارے اس کے افیکٹ ہی ہیں. وہ میجر کازز ہیں اسموک کی, ایک دھواں اور دوسرا ڈسٹ. اب دھوئیں کے لیے جو سٹیپس ریکوائرڈ ہیں وہ سب سے پہلا تو ہے ہماری ٹریفک کی مینجمنٹ. اس کی مینجمنٹ بہتر ہو جائے تو اس سے فرق پڑ جائے گا. دوسرا جو یہ دھواں دینے والے جتنے بھی ہمارے یونٹس ہیں, آپ وہ بھٹے کہہ لیں, آپ وہ فیکٹریاں کہہ لیں, ان کو مانیٹر کیا جائے. لیکن اس میں تھوڑا انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے.
اب ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے کمپین چلائی ہوئی ہے کہ جو زمیندار کاشتکار جو ہیں انہوں نے جو اپنی ہارویسٹنگ کے بعد اپنے وہ جو مڈ جلاتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے جو ہمارے اربن ایریاز کے نزدیک بھٹے ہیں فیکٹریوں کے علاوہ, دوسرا فیکٹر جو ہے ان پہ تھوڑی سختی کرنی چاہیے. گورنمنٹ نے ایفرٹ کی ہے, جرمانے فائن کر رہے ہیں, لیکن فائن کرنے کے بعد بھی یہ نوٹس میں آیا کہ بھٹا پھر بھی چل رہا ہے. وہ 50,000 بھی دے دیتا ہے اور بھٹا چلا رہا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف فائن کیا جائے, بلکہ کچھ اسٹرکٹ میجرز لے کے ان کو تھوڑا روکا جائے, اور جہاں کچھ انسینٹیوز ریکوائرڈ ہیں وہ کر دیے جائیں. آئی ایم اے ڈاکٹر بائی پروفیشن. تو اسموگ کے بارے میں عام لے مین کو تو شاید اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے ہیزارڈس افیکٹس ہیں. یہ بیسیکلی اسموگ از اے گراؤنڈ لیول اوزون. یہ جتنا فیول ہے, جتنا ڈسٹ ہے, یہ جب اوزون سے ملتا ہے تو یہ اسموگ پیدا کرتا ہے. اینڈ اٹ از ویری اریٹنٹ ٹو دی ہیومن باڈی, اسپیشلی دی لنگ ٹیشو. جو ہمارے لنگ, کیونکہ ہم اس کو انہیل کرتے ہیں ایئر کو, آکسیجن کو, تو اس کے ساتھ یہ ساری اسموگ ہمارے لنگس میں جاتی ہے. تو جو لنگ کا پیرنکائما ہے دیٹ از ویری سینسٹیو اینڈ دیٹ از ویری اریٹنٹ ٹو دس اسموگ. اور اس کے لنگس پہ بے شمار افیکٹس ہیں, جس میں سمپل جو ہے وہ استھما ہے, جس طرح ہم عام اس میں لینگویج میں دمہ کہتے ہیں. جو دمے کے مریض ہیں یا جو کسی بھی لنگ کی بیماری ہے ان کے لیے یہ بہت خطرناک ہے, اور اس حد تک کہ یہ اٹ کین کاز لنگ کینسر ایون دس اسموگ. ان ایڈیشن ٹو دا لنگ ڈیزیزز, پھر اس کا جو افیکٹ ہے وہ ہارٹ پہ ہے. اور جو چینل ہے لائک ہمارا نوز ہے, تھروٹ ہے, آئیز ہیں, دے آر ویری, ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اسموک کو, تو ان کی بھی ڈیزیز بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسموک کا جو ایشو ہے یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کولیکٹیو کازز کیا ہیں, اور ان کازز کو سطحی طور پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ شوڈ بی ٹریسڈ تھرو ریسرچ بیسڈ. اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ لوکیشن ٹو لوکیشن اس میں ویریشن ہے. اب آپ نے اس چیز کو اگر ایک لوکیشن پہ جنرلائز کریں گے تو وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو جب ریسرچ بیسڈ کازز کو ٹریس کرنا ہے اور ڈفرینٹ لوکیشنز اور لوکیلٹیز کو آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے, تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بنیادی کازز کیا ہیں اور اس ایریے کے کون سے مسائل. اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھیں گے, اور وہ کیسے بنے گی, وہ آپ کی اویئرنیس کمپین سے ہو سکتی ہے. جب آپ اویئرنیس کمپین چلائیں گے اور پھر لوکیشن وائز آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کون سی آپ کی اسموک کے کازز ہیں اور اس کو آپ ایڈریس کریں گے, تو میرا خیال ہے آپ اس میں سکسیزفل ہو سکیں گے. اور اگر آپ جنرلائز طریقے سے اس کے کازز کو ٹریس کریں گے دین دیٹ ول ناٹ بی افیکٹو. آپ لوگوں کو ریسرچ بیسڈ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کے کازز کو بھی ٹریس کرنا ہے, اور کولیکٹیو ایک اپروچ کے تحت آپ اس مسئلے کو ریزالو کر سکیں گے. اسموگ پہ جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ فوکس کیا جائے آج کل جو اس کی پریونشن کے لیے, وہ بڑا ضروری ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پبلک لیول پہ. کیونکہ اسموگ ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی ذی روح چیز, چرند پرند, انسان, پودے, اس سب پہ اس کا ایک بیڈ ایفیکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جب ہم ویجیٹیشن ہماری کم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی ایسی اسموگ, ایسے چیزیں آتی ہیں جو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہیں. اچھا, ہمیں کم از کم اتنا پرائیویٹ لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ سوچنا چاہیے کہ ہم پرسنلی کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسموگ کی کریشن میں, اور اس کو کم کرنے میں ہمارا کیا رول ہے. کیا ہم اگر شام کو یہ سوچیں کہ میں نے کوئی دن میں ایسا کام کیا ہے کہ جس سے نسل انسانی کو فائدہ پہنچا ہو, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں نے پولوشن نہیں پھیلائی, یا میں نے پولوشن کو روکنے میں کتنا کردار ادا کیا ہے آج کے دن میں. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, اسپیشلی جو بگ سٹیز میں ہم فیس کر رہے ہیں. سے محکمہ ماحولیات کے سیکٹری سید مبشر حسین کا بیانیہ کچھ یوں تھا. اس میں اسموک جو ہے, یہ اسموک اور فوگ ملے تو اسموک ایک نیا فینامنا بن جاتا ہے. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اسموک کہاں سے بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے
वो फॉग का तो एक नेचुरल फिनोमेना है, जब टेम्परेचर फॉल करेगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी 90% तक, तो डेफिनेटली वो फॉग बन जाएगी। सर्दियों में ये तो एक नॉर्मल हमारा एक फिनोमेना होता है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के अंदर को 65 लाख गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें से 45 लाख जो हैं वो 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल और चिंची हैं। और ज़ाहिर बात है उनका इंजन ऐसी कंडीशन में नहीं है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो स्मोक एमिशंस होता है, ये लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। 10 से 12% जो ये क्रॉस बॉर्डर फिनोमेना है, और उसका भी हमारे पास इसलिए सबूत है कि स्पार्को के जो हम देखते हैं वो साइट, वहाँ पे स्टबल बर्निंग जो है वो इस मतलब बॉर्डर के उस तरफ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और उसकी वजह से भी जब हवा का रुख बनता है तो ये सारे का सारा लाहौर में उसका ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। एक बात, जहाँ तक बात ये है कि अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की आपने बात की कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हाई होता है, ये होता है। उस सिलसिले में थोड़ा सा ना इसको आवाम के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। अब एयर जो है, इसमें जो पोलूटेंट्स हैं मेजर, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, NO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ओजोन है, और उसके बाद उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं 2.5 और PM10। अब ये सारे मिला के एक एयर एम्बियंट एयर जो है क्वालिटी एक बताते हैं एटमॉस्फेयर की। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ एक पैरामीटर को, वो भी पार्टिकल जो PM2.5 को लिया जाता है, और उसके जो रेलेवेंट एक रीडिंग होती है एयर क्वालिटी की, वो बता दी जाती है। और उसमें भी थोड़ा सा हमारा जो कंसर्न होता है वो मैं बताता हूँ। अगर वो किसी आप ऐसे सेंसर से लेंगे जो कि उसमें लेज़र रीडिंग टाइप नहीं कर सकता, तो उसी पार्टिकुलेट मैटर को मेजर करते हुए आप साथ लिक्विड ड्रॉपलेट्स को भी मेजर कर रहे होते हैं। एयर में जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो भी रीडिंग दे देते हैं पार्टिकुलेट मैटर में। नतीजा ये निकलता है कि ये आम जो सेंसर होते हैं वो उसको भी कैलकुलेट करके और वो रीडिंग दे देते हैं कि एयर क्वालिटी इतना आ गया। वैसे अगर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड के रेफरेंस से, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का कभी 200 से ऊपर नहीं गया विद रेफरेंस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह नॉक्स के NO और SO2 के हिसाब से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स वो हाई नहीं होता जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के ऊपर हाई होता है। ठीक है जी, इस तरह एक मसला ये जहाँ तक क्लैरिटी होगी। दूसरी बात आ गई, अब हम गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, हमने क्या मेजर्स लिए हैं। इसको क्लाइमेट डिक्लेयर करने के बाद PDMA का इसका लीड रोल था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, क्योंकि क्लाइमेटी जो है अंदर वो SMBR साहब उसमें एज ए रिलीफ कमिश्नर होते हैं। फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई। हमारे ज़िम्मे जो आया उसमें ये था कि हमने ब्रिक किलन्स को चेक करना है, भट्टों को, हमने जो व्हीकुलर एमिशन है ट्रैफिक के साथ मिलके उसको चेक करना है, और इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ को। पिछले तकरीबन 7 अक्टूबर से लेके आनवर्ड चुके जब से हमने शुरू हुए, हमने इस वक्त तक जो इन्फोर्समेंट है वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ब्रिक किलन के ऊपर तकरीबन 45 मिलियन जो है वो फ़ाइन हुआ है जो इस इलीगल एमिशन कर रहे थे, और तकरीबन उनके ऊपर 8 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई हैं। इसी तरह हमने ज़्यादा ज़ोर दिया था शहर के इर्द गिर्द जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर, ताकि वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री ना चले जो कि जिन्होंने कंट्रोल डिवाइसेस नहीं लगाए हुए। हमने को पिछले दिनों में तकरीबन 352 के करीब जो इंडस्ट्री है उसको सील किया है ओवरऑल, उनको भी FIR दर्ज की है। गाड़ियों की व्हीकुलर एमिशन के ऊपर को तकरीबन हमने पिछले दिनों में कोई आई थिंक 59 लाख 60 लाख से करीब फ़ाइन किया है, और तकरीबन 700 गाड़ी इम्पाउंड की है, ताकि जिनको विक्स से वेरिफिकेशन के बाद जो है दोबारा अब चलाया जाए रोड के ऊपर। गवर्नमेंट का जो अपना कंसर्न है इसमें वो इतना इसके ऊपर सवियर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2 मीटिंग कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने 2-3 मीटिंग की है, चीफ सेक्रेटरी साहब तकरीबन हर दूसरे दिन डेली हम उनको रिपोर्ट भी देते रहते हैं। तमाम महकमे जो बाकी हैं जिसमें टीपा है, LDA है और ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उस इवन इंडस्ट्री वाले, सारे महकमे अपना अपना रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। काम और किया हमने कि हमने आवाम से कुछ भी ये चीज़ छुपाना नहीं चाहते, जो हकीकत है फैक्ट्स फिगर्स हैं वो आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये किया है कि जो भी डाटा हमारे स्टेशन लाहौर में 3-4 स्टेशन जो हमारे ऑपरेटिव हैं वो मुख्तलिफ़ जगह का डाटा लेते हैं,
जिसमें टाउन हॉल का है, इस ऑफिस में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का है, मोबाइल वैन से हम पिछले 2 दिन डिफरेंट जगहों पे खड़ा करते हैं, लेक सिटी पे रखी, अभी डिफेंस में है। जितना डाटा हमारे पास आ रहा होता है उसको कोई भी मैनुअली आप उसमें कोई भी इंटरसेप्शन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। वो सारे का सारा हम लाहौर में सेफ सिटी की जो स्क्रीन है उनके ऊपर डिस्प्ले करते हैं। आप जब भी कहीं जाएँ, बेकोवाल में कहीं आगे जहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो भी आ रहा है वो डिस्प्ले किया जाता है। गवर्नमेंट ने इस दफ़ा इसको काफ़ी सीरियस लिया, इस इशूज़ को, जिसमें हाई कोर्ट्स की भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प रही। उन्होंने इसको फ़ाइन को इन्हांस किया। एक दूसरा हम करना ये चाह रहे हैं, जो हमारे इन न्यू फ्यूचर, हमने अभी पहले कुछ अरसे ऐसा नहीं था, लेकिन दोबारा रोड के ऊपर पानी की वो वाटर स्प्रिंकलिंग के पानी का छिड़काव शुरू किया। इसके अलावा हम ये करना चाह रहे हैं, अभी भी जो एक मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, एक हम इलेक्ट्रिक बसेस को ये मैंडेटरी करने लगे हैं कि स्कूल जितने भी हैं प्राइवेट स्कूल वो इलेक्ट्रिक बसेस यूज़ करें। इलेक्ट्रिक रिक्शा जो मेन मैंने बताया ना अर्ज़ की कि जिसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 स्ट्रोक इंजन वाले मोटरसाइकिल और चेंगची का है। हम इलेक्ट्रिक रिक्शाज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि वो इसमें पोल्यूशन का करें। गवर्नमेंट ने शहर के अंदर यूरो 5 जो फ्यूल का है उसको पहले यूरो 2 अब यूज़ करते हैं, यूरो 5 को इंश्योर किया जा रहा है, ये करें। इसके अलावा स्टबल बर्निंग के लिए एक तो हम वैसे रोक रहे हैं, बहुत पॉलिसी ये है कि इसको फाइन किया हैवी और इस तरह काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि इसको किसानों को थोड़ा सा फैसिलिटेट भी किया जाए। हम वो जो हैप्पी सीडर होते हैं, जो हार्वेस्टर होते हैं, जो पैडी के लिए होते हैं स्पेशल, वो कोई तकरीबन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी हम मंगवा रहे हैं। हमारी है एंड तक अगले साल तक इंशाल्लाह को 5000 करीब, ताकि ये जो स्टबल बर्निंग से 10-12% कंट्रीब्यूशन होती है ये इंशाल्लाह अगले साल तक रुक जाएगी। ये हम इसलिए हम डिवाइसेस को जो भी है, कोई भी जिस तरह बट्टों को जो सबसे कामयाबी पंजाब में हुई कि हमने बट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल किया। अब मौजूदा सूरत ये है कि कोई भी ऐसा बट्टा नहीं है जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ना चला, अगर मोस्टली तो छोड़ गए, नहीं जो कर रहे थे उनको हमने सील कर दिया। उसमें यह है कि जब हम किसानों को इस बात का अवेयरनेस देंगे, जलाने की वजह यह है कि पहले 4-5 साल 6 साल से पहले देखें, जब तक ये हाथ से काटते रहे पैडी की तो ये तकरीबन सॉरी वो नीचे से काटा जाता था। अब वो हार्वेस्टर से है जो उससे काटते हैं, वो भी जो वीट वाले से, तो वो ज़्यादा जो है उसमें बच जाता है रेजिड्यू, और उस वजह से वो उसको आग लगाते हैं। जब हम उनको ये नई मशीनें देंगे और उनको बताएंगे कि ये आपके लिए कुछ दिनों के बाद ये इतना बारीक चॉप करेंगे, इसके ऊपर जब करेंगे तो यही खाद है, और दूसरा उसको हम सर्विस प्रोवाइडर दरमियान में आ जाएगा जो कि इनको सप्लाई करेगा, तो ये डेफिनेटली ये कल्चर आ जाएगा। ये जो है ना जी, ये बहुत थोड़ा होगा, बहुत थोड़ा फैक्टर होगा मिनट, लेकिन जब आपको किसी का बेनिफिट देते हैं ना जी, आपका फ़ायदा इसमें यह है कि आपको खाद कम डालनी पड़ेगी, आपकी ज़मीन में ये कुदरती खाद बन जाएगी, ठीक है, सारे लोग कर रहे होंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ ये होगा कि जनाब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको 50,000 जुर्माना भी देना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है किसान मान जाएगा। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि स्मोक के हवाले से बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पर आज बात ना की तो शायद मुस्तकबिल में हमें पछताना पड़े। इस हवाले से हमने बहुत से लोगों से भी बात की, कुछ सवालात तिश्ना रह गए, जिसके लिए हमने राब्ता किया वज़ीर माहौलियात बाऊ मोहम्मद रिजवान से, लेकिन 2 हफ्ते मुसलसल राब्ता करने के बावजूद भी वो हमें वक्त नहीं दे सके। वो क्यों कतराए रहे, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम हुकूमती सतह पर होने वाले इक़दामात का भी जायज़ा ले सकते और उसके हवाले से तमाम मालूमात भी आपको पहुँचा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी तो नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताए मौजूदा हालात और स्मोक की सूरत हाल, उसके कुछ हक़ाइक़ और वजूहात और उनसे बचने की तदाबीर भी। प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा हमारे दिए गए इस नंबर पर। आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम में किसी नई तहकीक, किसी नई जुस्तजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन बट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।